हेलो एवरीवन। एसएसटी में आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हाउ व्हेन एंड वेयर। तो लेट्स बिगिन। चैप्टर के स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम हिस्ट्री की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है कि हिस्ट्री सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। मीन कि हिस्ट्री क्या होती है कि पास्ट टाइम में जो जो चीज़ें इवेंट्स होती हैं उसको अगर सीक्वेंस में, अगर एक सीक्वेंस में सीरीज बना लें तो उन सारी चीज़ों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री में जो डेट्स होते हैं, डेट्स जैसे बोलूँ मैं कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था, या गांधी जी ने अपना जो फर्स्ट जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में स्टार्ट किया था। तो ये डेट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, हिस्ट्री में क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? तो इसलिए इसके पीछे चार रीजन में। पहला चीज़ ये कि जो हिस्ट्री होता है फिनोमिनस होता है डेट के पीछे में, कि कोई भी जो डेट होती है हमारे लिए स्पेसिफिक हो जाती है तो हाँ ये रिमार्केबल हो जाती है कि इस ईयर में ये चीज़ें इवेंट हुई थी और उसको हम समय विद इन द टाइम उसको हम रिमेंबर करते रहते हैं। दूसरी चीज़ की सबसे बड़ी बेनिफिट ये होती है कि जो भी हमारे पास हिस्ट्री में चीज़ें हो चुकी होती हैं उसका कंपेरिजन करते हैं अपने प्रेजेंट के साथ। तीसरा इससे हमको ये बेनिफिट होता है कि हम हिस्ट्री को एसोसिएट कर पाते हैं विद स्ट्रिंग ऑफ द डेट्स। लाइक मैं बोलूँ अगर कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, 1760 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, 1765 में इलाहाबाद की अलियंस हुई, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि एक सीक्वेंस में कौन सी इवेंट कैसे हुई, पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हो रही है। तो ये स्ट्रिंग ऑफ क्या है, डेट्स। ये सारी इवेंट्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो है डेट्स होती है। जब भी हम डेट्स को पढ़ते हैं, फाइंड आउट द सीक्वेंस एंड इवेंट्स इन सिग्निफिकेंट। जब भी हम डेट को पढ़े, अगर हमारा ध्यान कहीं जा रहा है, तो मैं बात करूँ, अभी मैंने एग्जांपल दिया 1930 का, तो 1930 की बात करेंगे तो ये केवल एक डेट नहीं होता है, ये डेट हमें इस डेट पे होने वाली इवेंट और उस इवेंट के सिग्निफिकेंस को समझाता है। अगर मैं बोलूँ तो 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, तो उस इवेंट का, उस रिवॉल्यूशन का, उस आंदोलन का महत्व क्या रहा हमारी हमारी उस सोसाइटी के लिए, उस टाइम के ज़माने के लिए क्या रहा, और इसने क्या योगदान दिया, इसका सिग्निफिकेंट क्या रहा। इसका सिग्निफिकेंट ये रहा कि इसने हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो मैं बात करूँ 1947 का माउंटबेटन प्लान। 1947 माउंटबेटन प्लान क्या, माउंटबेटन प्लान एक ऐसा ही डेट था, एक ऐसा प्लान था, डेट नहीं है केवल ये बता रहे कि इसमें कौन सी इवेंट हुई और इस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या था। तो ये माउंटबेटन प्लान 1947 रिमार्केबल इसलिए है कि 3 जून को इस साल में माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो लॉर्ड वायसराय थे, लास्ट वायसराय थे इंडिया के, उन्होंने क्या करा था कि पूरा इंडिया का जो मेन लैंड था उसको 2 पोर्शन में डिवाइड करा था, जिसको बोलते हैं इंडियन पाकिस्तान के लिए। तो ये डेट किस बात के लिए सिग्निफिकेंट कर रहा है, इवेंट को सिग्निफिकेंट कर रहा है। वो सीक्वेंस बता रहा है कि ये इवेंट हुआ और इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। तो क्या हिस्ट्री में तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी डेट्स हैं। अब इन 2020 में है, इसके पहले 2019 था, इसके पहले 18 था, इसके 100 साल पहले, 1000 साल पहले। फिर क्या सारी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जो भी सिलेक्शन ऑफ डेट्स होता है डिपेंड ऑफ द स्टोरी ऑफ द पास्ट। कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री में समुद्रगुप्ता के बारे में पढ़े होंगे, मगध एम्पायर में सम्राट अशोका के बारे में पढ़े होंगे, या अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़े होंगे। तो वो जब भी हम कोई भी स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो उस स्टोरी से, पास्ट में जो स्टोरी थी उस स्टोरी से रिलेटेड जो डेट होती है वो डेट हमारे लिए क्या पड़ जाती है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर हम किसी इवेंट को पढ़ रहे हैं, लाइक मैं, अगर मुझे ये पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कब आए, अंग्रेज हमारे इंडिया में कब आए और हमारे देश को छोड़ के वो कब चले गए, तो अगर हम एक पार्टिकुलर इवेंट पे फोकस करना है कि उनका अराइवल कब हुआ और वो देश को छोड़ के चले गए, तो वो पार्टिकुलर जो सेट ऑफ इवेंट्स है उससे रिलेटेड डेट हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे मैं बोलूँ कि 1600 में ब्रिटिशर्स अराइव हुए, 1707 में लार्ड जो मुगल मुगल के डायनेस्टी के किंग थे, एम्परर थे, औरंगजेब, उनकी मृत्यु होती है 1707 में। फिर से 1857 में बैटल कह रहा हूँ
1857 का वॉर होता है और 1947 में हमें अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे 4 डेटा है, इनका अराइवल, ये चीज़ें की, लेकिन हम स्टोरी एक ही पढ़ रहे हैं, वो स्टोरी पढ़ रहे हैं अंग्रेजों के बारे में, और ये जो 4 डेट्स आई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी कोई भी आपको पर्टिकुलर सेटअप इवेंट पढ़ना है, उससे रिलेटेड अगर जो डेट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा कुछ नहीं पढ़ना होता। जब भी हम कोई भी डेट पढ़ते हैं, बाय स्टडिंग द डेट्स रीजन एंड consequences ऑफ इवेंट्स आर अंडरस्टूड इन द बेटर वे। जब भी कोई भी इवेंट पढ़ते हैं, डेट को जब हम ध्यान में रखते हैं, उन चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी कंसिक्वेंसेस होती हैं उस घटना के बाद में क्या हुआ, वो उसका रिलेवेंस जो है हमें समझ में आने लगता है। हम कैसे इसको पीरियोडाइज करें, हमारे सामने तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कैसे इसको पीरियोडाइज करते हैं, तो इसको कैटेगराइज कैसे करें। जब अंग्रेज आए थे इंडिया में, तो उनके एक अधिकारी थे, उनका नाम था जेम्स मिल। इनकी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट थी हिस्ट्री में, कहीं आर्कियोलॉजी करने में, कहीं खोजबीन करने में। तो इनको इनकी इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने क्या किया कि 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया ऑन द बेस्ड ऑफ जो हमारे वहाँ हिंदू थे, मुस्लिम थे, और ये जब इंटर किए, यानी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 पोर्शन में इन्होंने इंडिया की टोटल हिस्ट्री को डिवाइड किया। तो जेम्स मिल ने ये कहा कि केवल इन तीनों में से, यानी इंडिया की जो जमीन है इस पे हिंदू राजाओं ने राज किया, मुस्लिम शासकों ने राज किया और ब्रिटिशर्स ने भी शासन किया। तो इनका ये कहना था, जेम्स मिल का, कि ब्रिटिश रूल ही ऐसा केवल एक ऐसा रूल रहा जिसने इंडिया के कल्चर में, इंडिया के कल्चर को, इंडिया के लॉ एंड सिस्टम को सिविलाइज करने में एक थोड़ा सा कदम बढ़ाया। सिविलाइज का मतलब थोड़ा सा सभ्यता के साथ कैसे जीते हैं, सभ्यता के साथ कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीते हैं, क्या ड्रेसिंग स्टाइल होती है, ये सिखाने का काम या इसमें थोड़े से इम्प्रूवमेंट केवल अंग्रेजों के आने से हुआ, ऐसा कहना था जेम्स मिल का। अब बात करते हैं कि जब भी सोर्सेस क्या होती हैं, जो सिग्निफिकेंट सोर्सेस होती है स्टडी का, किसी भी इवेंट को पढ़ने का, वो हमें किसी एक व्यक्ति के एविडेंस को पढ़ने से नहीं मिलती है। स्ट्रिंग ऑफ द टाइम पीरियड जो भी होता है उस टाइम में, मान लिया कि एक ही इवेंट हो रहा है कि 1607 में, लाइक मान लिया कि ब्रिटिशर्स ने कहीं अपनी फैक्ट्री लगा दी सूरत साइड में, तो उसी इवेंट को किसी और हिस्टोरियन ने किसी और लैंग्वेज में लिखा, लिखने का तरीका किसी और हिस्टोरियन ने लैंग्वेज लिखा, तो उसका ओवरऑल किसी भी इवेंट का जो समरी हमें तभी मिलता है कि जब 2-3 लोगों का व्यू उस पर जान पाते हैं, 2-3 लोग हिस्ट्री क्या पाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब समझिए कि मान लो ये कोई एक कंट्री है और एक दूसरी कंट्री, दोनों इंडिपेंडेंट कंट्री एक दूसरे से। अब ये दूसरी, पहली वाली कंट्री दूसरे कंट्री के आके जबरदस्ती इसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दे, तो हम ये बोलेंगे, कंट्रोल करना शुरू कर दे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में, इसके रिलीजन्स में छेड़छाड़ करना शुरू कर दे, और इस पर ढेर सारे, इस पर लगे दबाव बनाने लगे, इस पर रूल करने का प्रयास करे, रूलिंग करने का, तो हम ये बोलेंगे कि जो सेकंड वाली कंट्री, फर्स्ट कंट्री थी, सेकंड कंट्री है, तो ये बोलेंगे कि जो सेकंड कंट्री है क्या है, कॉलोनियल है, किसकी, फर्स्ट वाली। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट कंट्री को हो गया, अगर मान लो ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स हो गए, इंग्लैंड से आए, और ये हो गया हमारा इंडिया, श्रीलंका। दूसरी कंट्री इंडिया भी हो सकती है, श्रीलंका भी हो सकती है, आपकी जो हांगकांग है, आप ये देख लो, हांगकांग जो चाइना का टेरिटरी है, हांगकांग है, श्रीलंका है, मालदीव है, सब ब्रिटिशर्स के क्या थे, ये कॉलोनियल थे। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स आए यूरोप से और एशिया के अदर अदर कंट्री को इन्होंने क्या कर रखा था, गुलाम बना के रखा था, कि नहीं, मैं जो कानून बोलूँगा वो तुम्हारे कंट्री में चलेगा। तो इसको बोलेंगे कि ये सारी कंट्री, दूसरी नंबर पर इंडिया हो गई, हांगकांग हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, या सीरिया हो गया, इराक हो गया, जितनी कंट्री को, लगभग 60 कंट्री को, ऑल ओवर वर्ल्ड में 60 कंट्री को ब्रिटिशर्स ने क्या बना रखा था, कॉलोनी बना के रखा था। अदर भी कंट्री थे यूरोप के, जैसे अब फ्रांस हो गया, ये सारी चीज़ें आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में, इसमें भी डीप में जाएंगे। ठीक है, तो कॉलोनी की डेफिनेशन समझ में आ गई। तो when the subjections of one country by the another country leads to change in the social, cultural, economic, political sphere states the colonization। मैंने तो बताया आपको कि जब कोई दूसरी कंट्री किसी पहली कंट्री पे आकर के ऐसे दबाव बनाए, उनके सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्फेयर में छेड़खानी करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वही लीड करता है कॉलोनाइजेशन को। और ब्रिटिश रूलर्स हमारे वहाँ आए और उन्होंने हमारी वैल्यू और हमारे ट्रस्ट, हमारी कस्टम्स में बहुत सारी सुधार करने का प्रयास किया। यूँ कहें तो इसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस करना शुरू किया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इस तरीके से कॉलोनी रहे। कब तक? 1600 से लेके 1947 तक, 347 ईयर्स।
हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? अब ब्रिटिशर्स आए, अब ऐसा नहीं कि 1600 में आने के बाद ही उन्होंने इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वो जो है जब इंडिया में आए तो हमारे वहाँ इंडिया में एक मुस्लिम डायनेस्टी रूल किया करती थी। अपने क्लास 7 में पढ़ा होगा मुगल्स के बारे में। तो ये जो मुगल्स हमारे वहाँ शासन कर रहे थे उस टाइम में, तो जब ये ब्रिटिशर्स आए थे उस टाइम इंडिया में जो मुगल डायनेस्टिक शासन, उनका नाम था जहांगीर। तो ये जहांगीर शासन कर रहे थे। जहांगीर के बाद जो है वो शाहजहां आए, फिर औरंगजेब जो इंडिया की कमान उन्होंने संभाली। तो उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग डायनेस्टी के लोग शासन कर रहे थे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानते कैसे हैं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम का प्रशासन क्या था, कौन रेवेन्यू संभालता था, किस जैसे अभी क्या है कि हमारे पास चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, उस टाइम का सिस्टम कैसे था, देश जो है, ये राज्य है, डिस्ट्रिक्ट है, ये चलता कैसे था, इसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है? तो इसके बारे में जानकारी मिलती है हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से जो ब्रिटिशर्स ने रखा था। दूसरा ये कि ब्रिटिशर्स की रिकॉर्ड रखते क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि जितने भी हम सारे काम कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है। और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन करते थे, लाइक अगर मैं बोलूँ 1765 में इन्होंने अगर इलाहाबाद की अलियंस किया तो वो डॉक्यूमेंटेशन करवा लेते थे, सिग्नेचर करा के, और उसके एक रूम बना लिया करते थे कि नहीं, ये डॉक्यूमेंट जितने हैं एक रूम में रहेंगे, उसको बोलते थे आर्चिव, संग्रहालय हिंदी में बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे लाके सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स आज भी पड़े हैं। तो जो भी हिस्टोरियंस होते हैं उनको इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है और इनके बारे में, तो वो सारी चीज़ों को कवर कर लेते हैं, तो उसको जाके स्टडी कर लेते हैं। तो जो स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी और चीफ्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, वहाँ पे इन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता था। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सोर्स होते थे, ये अब ऐसा नहीं है कि अब वो सारी चीज़ों को मीन्स कि सोसाइटी में जितने लोग हैं उनका व्यू तो कभी शो नहीं करेंगे ना, कि वो केवल रिप्रेजेंट करते थे हाफ पिक्चर। मीन्स कि अब सोसाइटी में ब्रिटिशर्स थे और एक तरफ इंडियन सोसाइटी थे, तो ब्रिटिशर्स जितने रूल्स रेगुलेशन लागू करते थे उनके हिसाब से उनको लगता था कि नहीं, वो जो रूल्स कानून बना रहे हैं वो इंडिया के लिए सही है। तो वो अपने बारे में लिखते थे, इसीलिए ओनली क्या करते हैं, वो हाफ पिक्चर शो करते हैं इंडियन सोसाइटी का। लेकिन इंडियन सोसाइटी में रहने वाले स्टूडेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, आयरन स्मेल्टर्स हो गए, या फिर वुमेन्स हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, या फिर अलग अलग एजुकेटेड सोसाइटी हो गई, इन लोगों की क्या सिचुएशन थी, क्या प्रॉब्लम थी, ये कभी रिकॉर्ड्स में हमें मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती। क्यों लिखेंगे वो अपने खिलाफ, क्यों लिखेंगे? सोचिए जरा, ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी, उनकी ढेर सारी प्रॉब्लम थी, तो उनके बारे में क्यों लिखेंगे? वो उनको अपने से मतलब था, अपने इंटरेस्ट की चीज़ें वो लिखते थे, सारी चीज़ें उसको क्या कहते हैं, उसको प्रिजर्व करते रहते। सेवरल अदर सोर्सेज भी हैं जो टुगेदर अगर हम पढ़ें कि लाइक अगर आप ब्रिटिश इंडिया की बात करें तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ठीक है। दादा भाई जो नौरोजी थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अनब्रिटिश रूल इन द इंडिया, उन्होंने बुक लिखी थी। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं बुक लिखे हैं उन्होंने, अगर उन बुक्स को भी साथ में पढ़ें तो वो इंडिया की क्या सिचुएशन थी, इंडियंस की क्या डिमांड थी, वो चीज़ें मिलेगी। हाफ पोर्शन वहाँ से जान सकते हैं। और इनके अगर पढ़ें इनकी बुक्स को, इन्होंने जो प्रिजर्व करके रखा है, तो दोनों को अगर पढ़ेंगे तब जाके हमको बेटर पिक्चर मिलेगी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन सच में क्या था। सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? ये जितनी सारी इंफॉर्मेशन अभी पढ़ेंगे या पढ़ते हैं या ब्रिटिशर्स के बारे में हमको जानकारी मिली है, तो इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? इसके पीछे है ऑफिशियल रिकॉर्ड जो उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कंट्री को क्या कर रखा था ना, क्या बोल सकते हैं उनको, अभी जैसे हमारे वहाँ स्टेट्स है ना, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, इनको प्रोविनेंसेस में बांट रखा था। चार प्रोविनेंसेस थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड मुंबई। बॉम्बे, बम्बई बोलते थे उस टाइम। तो ये चार प्रोविनेंसेस होते थे। तो ये प्रोविनेंसेस में अलग अलग वायसराय होते थे। पहले गवर्नर बोला जाता था, फिर वायसराय बोला गया। अब ये जो गवर्नर होते थे, इन चारों के गवर्नर के मालूम को बोलते थे गवर्नर जनरल। आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स में डिटेल्स में। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स करते थे कि अपने वहाँ अपने अपने प्रोविनेंसेस में ये क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उसके ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखती थी। अगर इनको अपने बड़े ऑफिसर से कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने को लेटर लिखा करते थे, मेमोज बनाते थे। मेमोज मीन्स कोई भी अगर परचेजिंग करते हैं, ट्रेडिंग भी तो करते थे इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले कहलाती थी, तो जो ट्रेडिंग करती थी उसके लिए मेमोज बनाते थे। तो इसमें सर्वे किया करते थे कि इंडियन कौन कौन सी जगह की ज़मीन कैसी है, कहाँ प्लेटू है, कहाँ डेजर्ट है, तो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करते थे। बहुत सारे न्यूज़पेपर छपती थी, हमारे इंडियंस भी छापते थे, वो लोग भी छापते थे। मैगजीन्स हो गई, ऑटोबायोग्राफीज होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब कि कोई व्यक्ति है, सपोज जैसे महात्मा गांधी हो गया, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी,
बुक का नाम देखिए, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है, उसका नाम था माई फेस विद, ऐसे कुछ बुक करके है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी। वो मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में कोई बुक लिख रहा है, अपने जीवन के बारे में लिख रहा है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी। जो ट्रेवलर्स आए इंडिया में घूमने के बहाने, तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, अगर उसको पढ़े, नॉवल, पोएम, सम इम्पोर्टेंट सोर्स इन्फॉर्मेशन होते हैं जो ये हमें सारी चीज़ों को बताते हैं ब्रिटिश रूल्स इंडिया में एक्चुअली था। तो इतनी सारे हमारे पास क्या है इन्फॉर्मेशन के लिए, कह सकते हैं जखीरा है, इतनी सारी चीज़ों को पढ़ करके आप पता कर सकते हैं। दूसरा, प्रैक्टिस ऑफ सर्वे, ये जो प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग हो गया, सर्वे का मतलब कि छानबीन करना। छानबीन करना है कि इंडिया जो है, इंडिया में कहाँ कोयला पाया जाता है, कहाँ गोल्ड है, कहाँ ब्रॉन्ज के रिजर्व्स हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग ब्रिटिश ऑफिसर इंजीनियर्स थे, थोड़े से टेक्निकल माइंड के। तो वो सारी चीज़ें सर्वे करवाते थे। तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा पार्ट था। अब जो भी सर्वे किस टाइप के करवाते, ये सर्वे कराते थे बॉटनिकल, जियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे। फॉरेस्ट सर्वे इसलिए कि कौन से जंगल में कौन से टाइप की प्लांट पाई जाती है, जैसे कि अ, जो नाव बनती है, नाव बनाने के लिए देवदार जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी लगती है। तो वही सर्वे करवाते थे, जैसे नीम है। तो वो क्या हो गया, वो चला जाए किसमें, बोटेनिकल में, कौन कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें थोड़े से फीचर्स हैं कि कुछ बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जानवर है जो इंडिया में पाए, इन सारी चीज़ों का ये लोग रिकॉर्ड रखवाते थे ब्रिटिशर्स। बॉटनिकल कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, जियोलॉजिकल में कौन कौन से जानवर इंडिया में पाए जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल कहाँ कहाँ से कौन कौन से टेम्पल्स हैं, जैसे एलोरा टेम्पल, बाघ टेम्पल, तंजावुर का टेम्पल, बहुत सारी कंट्री, हम्पी का टेम्पल। तो ये सारी चीज़ों में खोजबीन करने में, एंथ्रोपोलॉजिकल थोड़ी सी खोजबीन करके लोगों के बारे में जानने की चीज़ें थी। फॉरेस्ट सर्वे करवाते थे, कहाँ फॉरेस्ट है, कहाँ नहीं है, कहाँ डेजर्ट है, कैसी चीज़ें पाई जाती हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारी चीज़ें पाई जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जितने इनके पास सोर्सेस थे, ये क्या करते थे, इसको राइट किया गया ब्रिटिशर्स और इंडियन दोनों के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई वही लोग लिखते थे, लेकिन ये, हाँ, ये ट्रू है कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स लिखे थे एज कम्पेयर टू द इंडियन। और वो जो है, और ये भी ऐसा वो दावा करते हैं कि उन्होंने इंडियंस को मॉडर्नाइज करने में बहुत ज़्यादा जो है योगदान दिया था। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई कि इन्फॉर्मेशन में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख ली कि जो उन्होंने अभी भी रखी है, जिसको पढ़ के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इंडिया में काम किया है। तो क्या उन्होंने उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए छोड़ रखी, वो क्या ऑफिशियल, या वो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, क्या हमें सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे? जी बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमको बताते नहीं है, वो हमसे छिपा लेते हैं एक तरीके से? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी? तो तीन इसके मेन पॉइंट आप बांट सकते हो। पहला, ये कभी नहीं बताएं कि इंडिया के जो लोग थे उनकी ज़रूरतें क्या हैं। दूसरा, इन्होंने जो रिकॉर्ड थे हमेशा किसी भी इवेंट के पीछे क्या सच्चाई होती है। जैसे मैं बोलूँ कि जलियांवाला बाग का मसक्योर आपको याद होगा 1999 का, या पार्लियामेंट्री सुधार हो गया, रिफॉर्म हो गया। तो जब भी ये कोई भी इवेंट्स बनाते थे, राइट, तो उसके पीछे की सच्चाई जो है, ट्रूथ है, उसको छिपा लेते थे और क्या दिखाते थे, उस इवेंट का केवल एस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट हुआ क्यों, और हमेशा ब्लेम करने की उनकी आदत कितनी थी इंडियंस की, तो हमेशा जो है बताते तो थे इन्फॉर्मेशन, लेकिन गलत, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते थे। ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, ये भी डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉल ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कहीं कहीं फॉल भी कर जा रहा था, मीन्स की उनके जो बनाए गए नियम कानून है लोगों को नहीं पसंद आ रहे थे। तो गवर्नमेंट का ही फर्ज बनता है ना कि नियम कानून को चेंज करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे। तो जो फॉल आउट है, उनकी गलतियां हैं, वो कभी गलतियों के बारे में बात नहीं की, और ना ही रिप्रेजेंट करते थे कि इंडियंस के रिएक्शंस क्या होते थे। जैसे मैं बोलूँ कि आपने फॉरेस्ट लॉ बना दिया, आपने इंडस्ट्री लॉ बना दिया, तो बना तो दिया, अब जिसके ऊपर एम्प्लॉय करना है, इम्प्लीमेंट करना है उसको, तो उसका रिएक्शन क्या है ये भी तो आप पता करो, कि उसको पसंद है कि ना पसंद है, उनकी सिचुएशंस क्या है। आप बोल रहे हो कि फैक्ट्री आके आपने बना दिया, और बोल रहे हो कि यार 14 घंटे फैक्ट्री में काम करना है, महिला और पुरुष और बच्चे, 7-7 साल के बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते थे 14 घंटे, आप सोचो जरा। कि बहुत सारी चीजें हुई थी। फॉरेस्ट लॉ बना दिया कि फॉरेस्ट में जितने पेड़ सारे हैं सब सरकारी जंगल हो गए। अब जंगल में रहने वाले ट्राइबल्स कहाँ से खाएंगे, उनका तो रोजी रोटी वहीं चलता था ना, ये वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते थे, सब बैन कर दिया। तो वो कभी भी उसको उन्होंने फोकस करने रखा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ेंगे।
और ये टोटल जो क्लास 8 की हिस्ट्री की बुक है टोटली बेस्ड है मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश से रिलेटेड आपको हिस्ट्री पढ़नी है। ओके, यही चैप्टर की एंडिंग होती है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।